हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति की व्यवस्था यानी कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम पे आए दिन सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से या कई बार पॉलिटिकल क्लास की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार मसला कुछ अलग है। इस बार सवाल सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल क्लास से नहीं है, खुद जुडिशरी की ओर से ही कुछ सवाल उठाए गए हैं। क्या है पूरा मसला ये समझते हैं, आप भी सुनिए, बहुत ही दिलचस्प खबर है। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं इस विषय पर और सुनते हैं उनसे कि क्या चल रहा है जुडिशरी के अंदर। खुद क्या जुडिशरी के अंदर भी समाज के जो अंतर्विरोध है या जो वर्गीय अंतर्विरोध हैं या सामाजिक अंतर्विरोध हैं, क्या हायर जुडिशरी भी उसी तरह का अंतर्विरोध, वैचारिक अंतर्विरोध भी है? ये समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता, तमाम जो मसले हैं वो सब वहीं से डिसाइड होता है। लगातार क्या चल रहा है इस बात को जानते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सीधे जेपी सर के पास लिए चलता हूँ और सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जेपी सिंह साहब लॉयर भी, उस हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। जी। जी देखिए सर, कॉलेजियम में से इक्का दुक्का जो ट्रांसफर होते थे जी। तो उसमें तो जरा सा सवाल कम उठते थे और पहले के भी लोग जो है वो जरा सवाल कम उठाते थे। कई बार तो ट्रांसफर हुआ इलाहाबादी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, और बाद में वहां से फिर जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो फिर बैक इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया। लेकिन अभी एकदम रिसेंटली जो ट्रांसफर हुए हैं, और एक चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद में प्रतिंकर दिवाकर साहब थे वो रिटायर हुए हैं। तो रिटायर होने के एक दिन पहले वो जो आपका उनका जो सम्मान होता है उसका उसमें जो विदाई भाषण होता है वो यहाँ के भी, और एक जो है ट्रांसफर तो कई हुए हैं लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाले एक जज, पटना हाई कोर्ट में जाने वाले एक जज विवेक चौधरी साहब का भी जो है क्या कहते हैं ट्रांसफर हुआ है। तो उन्होंने भी अपने विदाई भाषण में कॉलेजियम को ही लेके निशाना साध दिया है। उन्होंने तो वर्तमान कॉलेजियम को निशाना साधा है, और प्रीतंकर दिवाकर साहब ने तो तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अध्यक्षता वाले कॉलेजियम पर निशाना साधा है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्रीतंकर दिवाकर ने मंगलवार को कहा विदाई भाषण में अपने कि 2018 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उनके स्थानांतरण का आदेश उन्हें परेशान करने के गलत इरादे से किया गया था। वाह। अपने विदाई समारोह में उनकी एक टिप्पणी एक अन्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, ने अपने भाषण में कहा, मुझे कहना होगा कि 1975 में आपातकाल के दौरान 16 विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को एक ही बार में कार्यकालीन निर्णय द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 48 वर्षों बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा एक ही बार में 24 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब आखिरी दिन यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर ने कहा कि उन्हें 31 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 1918 तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और अचानक मोड़ तब सामने आया जब भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उन कारणों के लिए मुझ पर कुछ अतिरिक्त स्नेह बरसाया जो मुझे अभी तक पता नहीं चला। मतलब उनका प्रकारांतर से कहना था कि उन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया ये बात उन्हें पता नहीं चली। भाई उनकी क्या शिकायत थी या उनका क्या उनकी खूबी थी जो उनकी जरूरत जो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में थी, या वो कौन सा ऐसा फैसला दे रहे थे
जो मतलब न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल था, या जब छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीश थे और जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में स्थानांतरित हुए, तो कौन सा उनके कार्यक्रमों में गुणात्मक अंतर आ गया। तो 3 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण किया। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा स्थानांतरण आदेश मुझे परेशान करने के गलत इरादे से जारी किया गया है। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप दीपक मिश्रा या प्रकरांतर से कॉलेजियम पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भाग्य ने चाहा कि यह अभिशाप मेरे लिए वरदान में बदल गया, क्योंकि मुझे मेरे साथी न्यायाधीशों के साथ साथ बार के सदस्यों से भी अथाह समर्थन और सहयोग मिला और मैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को सुधारा। मतलब ये चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के कॉलेजियम ने प्रीतिंकर दिवाकर साहब को, यहाँ के वरिष्ठ जज होने के नाते वो जो है कार्यकारी चीफ जस्टिस थे, उनको जो है परमानेंट चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का चंद्रचूड़ साहब के कॉलेजियम ने बना दिया। अब उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारी कार्यभार को संतुलित करना वास्तव में एक चुनौती है। इसके अलावा इस अदालत को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में विभिन्न कोणों से आलोचना का शिकार होना पड़ा। उन्होंने कहा, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आलोचकों को संस्थान में व्याप्त कठिनाइयों और कमियों को अंदर से देखना चाहिए। दूसरी ओर सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में अपने विदाई भाषण में जस्टिस चौधरी ने अपने तबादले के बारे में खुलकर बात की और कहा कि मैं परिवर्तन के शुरुआती लोगों में से एक हूं। सत्ता कार्यपालिका के हाथों से न्यायपालिका की सर्वोच्च सीटों माने कॉलेजियम के हाथों में हस्तांतरित हो रही है। उनका कहना था कि जब आपातकाल के दौरान जब 16 जजों का एक साथ ट्रांसफर हुआ, तो उस समय जो है कार्यपालिका सीधे सीधे ट्रांसफर करती थी, लेकिन अब बिना कॉलेजियम के न्यायपालिका का जो है ट्रांसफर नहीं होता। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, न्यायपालिका ने इतने मतलब थोक के भाव में जजों का ट्रांसफर किया है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका अपने हाथ में शक्ति ले रही है। कानून एवं न्याय मंत्रालय की अनुशंसा पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को कलकत्ता से पटना उच्च न्यायालय में तबादला किया है। इसको लेकर के उन्होंने विदाई समारोह में खुलकर प्रतिक्रिया दी। चौधरी ने कहा कि उनका तबादला कार्यपालिका से न्यायपालिका में शक्ति परिवर्तन की शुरुआत का संकेत है। चौधरी ने कहा कि 1975 के आपातकाल के दौरान कार्यपालिका ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के 16 न्यायाधीशों का तबादला किया था और 48 साल बाद कॉलेजियम ने 24 न्यायाधीशों का तबादला किया है। अब सवाल इस बात का है कि उनका ये कहना है कि कार्यपालिका के हाथों में न्यायपालिका की सर्वोच्च पीठ की शक्ति के हस्तांतरण के बदलाव के शुरुआती लोगों में से एक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 28 जनवरी 1983 को केंद्र ने फैसला किया था कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राज्य के बाहर से होंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में 1/3 राज्य के बाहर के होने चाहिए। जस्टिस चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा तबादला उसी नीति को लागू करने की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की इच्छा थी कि उनका तबादला पटना हाईकोर्ट में हो। अब उन्हें उच्च न्यायपालिका में पदोन्नत किया गया था। वह जानते थे कि संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत यह प्रावधान है कि कैसे एक न्यायाधीश का तबादला किया जा सकता है। मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा कि न्यायिक फैसले में अनुच्छेद 222 का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर बहुत संयम से विचार किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 222 मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादले का प्रावधान करता है। उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने की भी बात कही कि इसको पर जो है कॉलेजियम को पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि 24 नवंबर को पटना उच्च न्यायालय के कार्यक्रम संभालने के तुरंत बाद उन्हें अपने परिवार के लिए व्यवस्था करने के लिए 4 दिन की छुट्टी लेनी होगी। इसलिए मैं उन दिनों अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। तो कॉलेजियम पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बार के सदस्यों ने मुझे बेहद सम्मान और स्नेह दिया, इसलिए मुझे आपको छोड़कर जाने का दुख है। हालांकि यह कॉलेजियम की इच्छा थी जिसने मुझे आपसे अलग कर दिया।
मुझे पता है कि संविधान में अनुच्छेद 222 के तहत एक प्रावधान है कि एक न्यायाधीश को स्थानांतरित करना चाहिए, इसलिए मैं बिना किसी पछतावे के स्थानांतरण स्वीकार करता हूँ। लेकिन साथ ही पूरी विनम्रता के साथ मुझे यह कहना होगा कि न्यायिक घोषणाएं हैं कि अनुच्छेद 222 पर गौर किया जाना चाहिए, संयम से विचार किया जाना चाहिए। तो ये उनकी अपनी जो है मतलब क्या कहते हैं पीड़ा थी। दरअसल जी। विभिन्न कारणों से न्यायपालिका इस समय समर्थकों और आलोचकों दोनों के निशाने पर। हम्म। जो न्यायपालिका में जो सरकार है उसकी ओर से काफी पहले से कॉलेजियम और इसके ऊपर तमाम सवाल उठते रहे हैं, और सरकार जो है इस समय धृष्टता पर उतर आई है। धृष्टता पर यह उतर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठंडे बस्ते में डालकर रखती है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर से पहुंचता है, कंटेम्प्ट दाखिल होता है, ये दाखिल होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तो सरकार के जो सरकारी वकील हैं, अटॉर्नी जनरल के रूप में हो या सॉलिसिटर जनरल के रूप में हो, वो सरकार से कुछ समय मांगते हैं कि आप हमको समय दे दिए, ये सब गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। और जो सरकार के आलोचक हैं, जो मतलब जुडिशरी के न्याय देने के सिस्टम के आलोचक हैं, उनका मानना है कि जो न्याय तुरंत होना चाहिए उस न्याय में अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है, जिससे प्रकरांतर से सरकार को ही फायदा होता है। जैसे धारा 370 पर जजमेंट रिजर्व है, अभी तक नहीं दिया गया। जी। आपका इलेक्टोरल बॉन्ड पर जजमेंट रिजर्व है, अभी तक नहीं दिया गया। इस तरह के तमाम मामले हैं, तो उनका जो है आलोचना है। दूसरा, वो जो भीतर की बातें हैं उसको भी उजागर कर रहे हैं। अब इधर 2 दिन से सोशल मीडिया पर 2-3 खबरें तैर रही हैं। एक तो सोशल मीडिया पर एक तैर रहा है कि साहब जो है गोगोई साहब की कैसे जो है प्रधानमंत्री से भेंट हुई थी और प्रधानमंत्री ने क्या दिया और गोगोई साहब ने क्या लिया, फोटो के साथ तैर रही है। अभी तक उस बारे में न सरकार का कोई एक्सप्लेनेशन आया, न गोगोई साहब की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आया। सोशल मीडिया के मामलों में आमतौर पर लोग एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते। दूसरा जो है वो एक सोशल मीडिया पर तैरा कि राष्ट्रपति से, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब से हमारे चीफ जस्टिस साहब की कर्टसी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसमें साथ में ये जोड़ दिया गया कि पूर्व राष्ट्रपति अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और उनसे जो है आपके क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके बारी बारी से गृह मंत्री तो कई बार मिलते रहे हैं, प्रधानमंत्री मिले हैं अभी दिवाली के उसमें पहले, और भी तमाम जो है बड़े बड़े डिग्निटरीज उनसे मिल रहे हैं। जबकि इसके पहले जो पूर्व जो है वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो खामोश जीवन बचाते थे, उनका इतना जो है मतलब क्या कहते हैं क्लाउड नहीं था, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बनते थे कि पूरी सरकार जुडिशरी सब जो है उनके सामने नतमस्तक हो जाए। अब भीतर क्या खिचड़ी पक रही है पता नहीं। ये मैं मानता हूं कि ये दोनों खबरें जो है हमारे प्रकरांतर से मुख्य न्यायाधीश पर हमला है, क्योंकि ये सब जो जजमेंट रिजर्व है तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है लोगों को कि क्या पता कंप्रोमाइज हो जाए जजमेंट। तो ये एक तो ये प्रवृत्ति है। दूसरी बात, ये न्यायपालिका के भीतर से भी मान लीजिए प्रीतिंकर दिवाकर ने तो दीपक मिश्रा को कहा, लेकिन विवेक चौधरी साहब ने तो इसी कॉलेजियम को कहा है। तीसरी बात, अभी जो कॉलेजियम ने तमाम ट्रांसफर और नियुक्तियों का जो मामला है, जो तमाम लटका हुआ है, उसकी भी तारीख लगी थी। उसमें भी तमाम जजों के ट्रांसफर का मामला उठा था और उसमें 4 जजों का गुजरात के से के जो है जिसमें उनको उनका ट्रांसफर नहीं किया गया, उनको रोक रखा गया। उसमें एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जज हैं जिनका ट्रांसफर का जो है वो अधिसूचना नहीं जारी की। उस पर जो है आपका इन्होंने काफी जो है कठोर मत अपनाया जस्टिस कौल की पीठ ने, और यहाँ तक कहा कि भाई अगर हम कोई अपनी तरफ से कदम उठाएंगे तो ये जो है जो आपके चिन्हित जज हैं या जिनका नाम ट्रांसफर के लिए रिकमेंड हुआ है उनके लिए बहुत ही शर्म का विषय होगा। अब इससे निहितार्थ यही आपके राजनीति उसमें कानूनी सर्किल में निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि अगर ये ट्रांसफर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट उनके काम को ले ले वापस। वो जज बने रहेंगे लेकिन काम उनके पास नहीं रहेगा, तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा अवमानना पूर्व कारक काम होता है। तो रेमणी साहब ने कहा कि आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं सब ठीक कराऊंगा। वेंकट रमणी साहब जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं,
तो कहने का मतलब है कि उधर सरकार धृष्टता कर रही है कि इनके रिकमेंडेशन को जल्दी नहीं मान रही है, इनको नोटिस देना पड़ रहा है, उनको कंटेम्प्ट जारी करना पड़ रहा है, इनको चेतावनी जारी करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर आपके क्या कहते हैं, एक एक बाबा भी हैं, रामदेव बाबा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है एलोपैथी के मामले में टांग मत अड़ाइए और कोई जो है इस तरह का जो है भ्रामक दावा मत कीजिए। इसके बाद भी वो नहीं माने, विज्ञापन दे रहे हैं। उनका भी मामला आया तो उसमें भी जो कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आप पर एक एक विज्ञापन का 1-1 करोड़ रुपया जो है जुर्माना हो सकता है। जो आप भ्रामक कर रहे हैं वही कतई सब विज्ञापन हटाइए और भविष्य में कोई विज्ञापन मत दीजिएगा, क्योंकि जो दावा आपका कि केवल आपके रोग उससे ठीक हो सकता है और अंग्रेजी दवाओं से नहीं ठीक सकता। वो कोरोना की दवाइयों के लिए उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक विज्ञापन निकाले थे कि जो कोरोना के काल में जो दवाइयां चली थी कि ये जो है मतलब एक प्रकार की मौत का जो है वो है कारक है। तो उनको भी जो है वो लगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए दोबारा किया तो दंडित होना चाहिए कि नहीं दंडित होना चाहिए। एक और तो छोटे छोटे मामलों में जिसमें प्रमाण भी नहीं है, मनीष सिसोदिया से लेके संजय सिंह तक जेल में है, और एक और इस तरह का खुला उल्लंघन है और आप केवल मौखिक चेतावनी दे रहे हैं। ऑर्डर में भी अपने आप इस बात का मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या मतलब आप लोगों को, जनता ये डेमोक्रेसी है भाई, इस डेमोक्रेसी में आप क्या लोगों के सामने साबित करना चाहते हैं, आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जबकि आप ही के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि आप ऐसी कोई बात अदालत में मौखिक रूप से न बोलिए जिसका गलत जो है वो क्या कहते हैं नेतार्थ लोग निकालें। क्यों? क्योंकि इसमें मिनट दर मिनट रिपोर्टिंग हो रही है। अब ये नहीं कि सवेरे से इंतजार करके शाम को रिपोर्टिंग होती है। तो जब मिनट मिनट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है तो आप ऐसी बात बोलिए। इसके बाद भी जज साहब ने फरमाया कि आपके ऊपर हर मामले में 1 करोड़ जुर्माना लग सकता है। आपने एक एग्जेम्पलरी जुर्माना लगाया क्यों नहीं? आपने उनको जो है गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं दिया कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आप भ्रामक विज्ञापन जारी कर रहे हैं, तो आपको क्यों न गिरफ्तार कर लिया जाए? तो कहने का मतलब है कि अब रामदेव भी तो भाई सरकारी समर्थक माने जाते हैं बाबा, मतलब वो भी उल्लंघन कर रहे हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार उल्लंघन कर रही है, कहीं उनके चिलांडू जो है क्या कहते हैं उल्लंघन कर रहे हैं। आपका क्या कहते हैं, अब जज लोग मुखर होकर के कॉलेजियम पर बोल रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आपका जब ट्रांसफर हुआ और आप रिटायरमेंट के दिन ये बात कह रहे हैं, आपने पहले ही लिखित प्रतिवाद क्यों नहीं किया, या आपने क्यों नहीं कॉलेजियम से मांगा कि मुझे जो है क्यों ट्रांसफर किया गया, मुझे कारण बताया जाए? सवाल इस बात का है कि जो पीड़ित है वो ही अगर अपनी बात नहीं उठाएगा तो दूसरे लोग कैसे उठाएंगे? दूसरे लोग का मतलब मीडिया है या वो है, मान लीजिए तो मीडिया में भी आधा गोदी मीडिया आधा सोशल मीडिया है। सब लोगों को डर लगता है कि हम कोई बात उठाएं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हमको जो है हाई सुप्रीम कोर्ट सर के बल खड़ा कर देगा। तो सवाल है कि आप तो जज थे ना, आप जज से जो है वो पैदल तो हो नहीं जाते। यहाँ तो जब प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट घोटाले मामले में तमाम लोगों पर जो मामला चला और तमाम लोगों में एक श्री नारायण शुक्ला का सब काम छीन लिया गया, उनको हटाने की बात हुई, महाभियोग की बात हुई और कुछ नहीं हुआ, और वो आखिरी दिन तक बिना काम के जो है अदालत में बैठते रहे। आपके चंडीगढ़ की जज निर्मल यादव जो जिनको पैसा पहुंचाया गया था उनको जो है आपने वहां से ट्रांसफर कर दिया और आखिरी दिन तक उन्होंने काम किया जहां ट्रांसफर हुई थी, और उनको उसके बाद आप उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मतलब आपने उनको पूरा काम करने दिया। आप 142 अनुच्छेद 142 में जिन मामलों में कानून नहीं है उसमें आप कानून बना देते हैं और आप जो है कहते हैं कि 142 के तहत हम आदेश कर रहे हैं। आप 142 के तहत ये क्यों नहीं आदेश करते कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फुल कोर्ट में ये डिसाइड करेगा कि कौन जज रहेगा और कौन जज कदाचार के कारण जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। लोअर कोर्ट के जज को तो आप बर्खास्त कर देते हैं, तो हाई कोर्ट के जज को क्यों नहीं करते? फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है लगातार जो है आपके क्या कहते हैं संविधान की अवहेलना करता है और आसवादी मोड में फैसला देता है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के किस पीठ में क्या मामला गया है तो उसमें क्या फैसला होगा, क्योंकि उनके फैसलों से लोगों के जो है एक आइडिया बन गया है कि ये इस तरह के मामलों में सरकार के जो है वो क्या कहते हैं कि जो आपके गलत कार्य हैं, असंवैधानिक कार्य हैं, उसके विपक्ष में जाएंगे या उसके पक्ष में जाएंगे। ये
वो को गठित होते ही लोगों को ये संदेह हो जाता है, सब वकील वहां जान जाते हैं कि ये जो है क्या मंशा है, और मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है। अब आप देखिए, जय साहब पर आरोप लग रहा है कि क्रिकेट मैच की फिक्सिंग हो गई। जय साहब का 3 साल का कार्यकाल, जय साहब और गांगुली का जो है 2022 में ही खत्म हो गया था, और उसको जो है बीसीसीआई गई कि इनको एक कार्यकाल और दिया जाए, संविधान में संशोधन की अनुमति दी जाए। और वो भी जो संविधान बना था वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही नियुक्त लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बना था। आपने जो है रमना साहब ने उसके लिए कोर्ट अलॉट कर दिया, और कोर्ट के पीठासीन जज थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, और उनके साथ थी बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली, ये 2 लोगों की पीठ थी। उन्होंने उनको एक कार्यकाल और अलाउ कर दिया। तो अलाउ कर दिया तो उनको गांगुली को उन्होंने जो है नहीं मौका दिया दूसरे कार्यकाल का, वहां जो है रोजर बिन्नी को उन्होंने बना दिया अध्यक्ष, और आपके जय शाह को दूसरा कार्यकाल मिल गया। अब हो रहा है कि वर्ल्ड कप मैच फिक्स था तो इसमें ये गड़बड़ी थी, तो उसमें वो गड़बड़ी थी, तो टीम के चयन में ये गड़बड़ी थी, जय शाह पर जो है तानावा आरोप लग रहे हैं। लेकिन भैया जय साहब को तो दोबारा जो है जो उनको कार्यभार मिला, या जो दोबारा उन्होंने पदभार संभाला, वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की कृपा से ही संभाला। तो प्रकरणांतर से सुप्रीम कोर्ट भी निशाने पर आ रहा है। हम्म। तो सवाल इस बात का है कि भाई अब वो इस समय ऐसा हो गया है कि वो सब चीजें गड्डम गड्ड होके लगभग एक साथ एक जैसे मिल गई हैं। कोई किन्हीं कारणों से जो है आलोचना कर रहा है, कोई किन्हीं कारणों से धृष्टता कर रहा है, कोई किन्हीं कारणों से धज्जियां उड़ा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सर आज की डेट में ये स्थिति आ गई। सर अभी कैसे ये ठीक होगी ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज साहब लोग ही जाने। जी। आप तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कवर भी करते रहे हैं और बाहर भी जाते रहे हैं। क्या जो मैंने पहले सवाल उठाया कि जिस तरह के अंतर्विरोध समाज में व्याप्त हैं, क्या हायर जुडिशरी में भी इस तरह का अंतर्विरोध है क्या? जी, अंतर विरोध हर जगह है। क्यों? क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका क्या कहते हैं स्टेप्स के अलावा चीफ जस्टिस के पास ये तो अधिकार है कि मास्टर ऑफ रोस्टर के नाते वो जो है वो कौन सी पीठ गठित करेगा। लेकिन जो उसकी पीठ में भी जज हैं उनको ये निर्धारित नहीं कर सकता कि आप इस विचारधारा पर चलिए। सब लोग स्वतंत्र हैं, और जब स्वतंत्र रहेंगे तो नेचुरली अंतर विरोध तो ऊपर आएगा ही, आपसे बता दें। जी, जी, किसी जी। जज का माइंडसेट कुछ और है, किसी जज का माइंडसेट कुछ और है, किसी जज का माइंडसेट कुछ और है। तो अपने माइंडसेट के अनुसार चीजों का निर्णय लेता है। वो ये तो लेता नहीं कि भाई हम 5 जज बैठे हैं, हम 3 जज बैठे हैं, तो हम जो है वो क्या कहते हैं एक दूसरे का जो है क्या कहते हैं विचार पर। तो सवाल है कि आपका विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा हम सोच रहे हैं कि हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसके विचार पर किसकी सहमति लेंगे? नेचुरली आए दिन आप देखेंगे कि जजमेंट में अंतर विरोध होता है। कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, कोई पक्ष में होते हुए भी अपना अलग जजमेंट लिखता है, मैंने निष्कर्ष पर रहता है, लेकिन वो अपना कारण दूसरा बताता है। और जो पहले वाले लोगों का कारण है उसमें एक दो कारणों को वो नहीं मानता, वो अपने हिसाब से अपना जजमेंट लिखता है। तो ये अंतर विरोध तो जी। इसलिए है कि आपका गठन ही इस तरह का है कि उसमें एक रूपता जो है कि नाम की चीज नहीं है। दूसरी बात, आए दिन आप कभी तलाक पर जो है जो पहले की पीठ ने फैसला दिया उसके विपरीत फैसला देते हैं, कभी आप समलैंगिकता पर जो पहले की पीठ ने फैसला दिया उस पर दूसरा। आप फाइनली 70 साल से, जब हमारी 77 साल से न्यायपालिका जो है देश आजाद होने के बाद इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है, तो धीरे धीरे हर मुद्दे पर वो एक अंतिम व्यवस्था क्यों नहीं बनाती जा रही है। अभी तक फांसी की सजा हो रही थी तो फिर हुआ कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में दिया जाए, फिर हुआ कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में दिया जाए, फिर हुआ कि प्रक्रियात्मक जो गड़बड़ी से जो फांसी की सजा याफ्ता जो है जेल में है उसको राष्ट्रपति ने भी उसका रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर उसके आधार पर आप देते हैं कि इसने बहुत ही जो है मानसिक जो है पीड़ा उत्पन्न की है, भोगी है, इसलिए जो है इसकी आजीवन में बदल दी जाती है। सवाल इस बात का है कि आपने उस पीड़ित पर कभी ध्यान नहीं दिया जिसकी हत्या के कारण अगला जो है क्या कहते हैं जेल में है, जिसके कारण समाज में मौके पर ही बदला लो या खुद बदला लो की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सोचते हैं कि 25 साल मुकदमा चलेगा, कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए वो मौके पर ही फैसला करने पर आमादा हो गए। ये सिर्फ कोर्ट की गड़बड़ी की वजह से हुआ है, आपको बताएं। तो सवाल है कि अब जो प्रक्रिया में कि जब उसने
अपनी अपील दाखिल की, क्षमा याचना की, तो आप इतना फैसला देते तो आप उसमें क्यों नहीं देते कि 6 महीने में ये अगर अपील नेगेटिव नहीं की जाती, 6 महीने में स्वीकार या अस्वीकार नहीं की जाती तो फांसी इम्प्लीमेंट होगी, स्वीकार की जाती है तो नहीं होगी, और नहीं की जाती तो ये मान के चला जाएगा कि मतलब वो जो है क्या कहते हैं, इसको क्षमादान नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं आप टाइम निर्धारित करते? किसने आपको मना किया है? 142 में आपके पास असीमित अधिकार है, लेकिन आप खुद ही जुच्च बना के रखना चाहते हैं, कंफ्यूजन बना के रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? फिर आप जिसका ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जिसका भी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको सीधे-सीधे जो है क्या कहते हैं, गोपनीय ढंग से कारण क्यों नहीं बताते कि आपका क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? क्या शिकायत आपके खिलाफ है? और अगर आप इस शिकायत पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी सफाई दीजिए। हो सकता है कि आईबी की गलत रिपोर्ट हो सकता है कि कुछ जो है सीनियर जज मिलके या कोई और मिलकर के वो जो है वो हो रहा हो कि इनको यहाँ से हटाओ, कोई ऐसी लॉबी हो जो हटवाना चाहती हो। आईबी कोई जो है अंतिम सत्य है क्या? लगातार गलत रिपोर्ट आईबी की होती है, आपसे बता रहे, पक्षपातपूर्ण होती है, गलत रिपोर्ट होती है। आईबी की रिपोर्ट पर लोग जो है जज बनने से वंचित हो जाते हैं, और फर्जी रिपोर्ट होती है, बाद में पता चलता है ये फर्जी रिपोर्ट है, तो फिर उसका उसका प्रतिकार करने या उसको ठीक करने का कोई जो है मतलब क्या कहते हैं उपाय नहीं है कि जिससे वो ठीक हो सके। तो सवाल इस बात का है कि जिसका भी नाम आप आईबी की रिपोर्ट पर रिजेक्ट करते हैं या जिसको भी आप आईबी की रिपोर्ट पर हटाते हैं, तो आपको उससे भी तो सफाई मांगना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ ये जो शिकायत है, बताइए आपका क्या कहना जी। 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 चलिए सर, बहुत शानदार बातचीत रही, और जजों की भी वैचारिक स्वतंत्रता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये संवैधानिक दायरे में है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च संविधान है, जज नहीं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब हैं, पूरा सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।